एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन हो जाता है, इसके कुछ लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको हो जाता है, हिमालय के लाभ बताइए। तो हिमालय पर्वत भारत के पहाड़ी के रूप में स्थित हैं। ये पर्वत उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। यदि पर्वत ना होता तो हमारी जलवायु ठंडी और शुष्क होती है। हिमालय पर्वत से अनेक जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। हिमालय पर्वत के जंगलों से बहुमूल्य लकड़ी प्राप्त होती है। भारत के कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, या अथवा करके आपको क्वेश्चन आता है तो आप लिखिएगा उत्तर भौतिक भागों में, यानी उत्तर क्या हो जाता है, 4 भौतिक भागों में बांटा गया। इसका विवरण निम्न प्रकार है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वत श्रृंखला, बृहत हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय, लघु अथवा मध्य हिमालय। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में ये भारत का सबसे ऊपरी भाग है। इसे अग्रलिखित शीर्षक के साथ समझा जा सकता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो हिमालय 3 समांतर पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में पश्चिम में सिंधु गार्ज से पूर्व में ब्रह्मपुत्र गार्ज तक विस्तृत है। बृहत हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय, तो यह हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर तथा औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है। ये विश्व का अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां इसी पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। लघु अथवा मध्य हिमालय, ये बृहत हिमालय के दक्षिण में लगभग इसके समांतर पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है। इसकी लंबाई 3700 से 4500 मीटर तक, औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर तक। हिमालय के इस भाग में पर्वत श्रेणियों में पीर पंजाल, नागटिबा, महाभारत और मसूरी प्रमुख हैं। बाह्य हिमालय अथवा शिवालिक श्रेणी, तो ये लघु हिमालय के दक्षिण में इसके समांतर पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर तथा औसत चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की दक्षिणतम श्रेणी है। कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं हिमालय सतलज तथा काली नदी के बीच 320 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है। नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय काली नदी में तीस्ता नदी तक लगभग 800 किलोमीटर का लंबाई में विस्तृत है। इसका अधिकांश भाग नेपाल में स्थित है, इसलिए इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। असोम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर दिहांग, सांगपो, ब्रह्मपुत्र तथा 720 किलोमीटर लंबाई में असोम हिमालय फैला हुआ है। इस भाग की प्रमुख पर्वत चोटियां कुला कांगड़ी, चुमलहारी, काबरू, जांग, सांगला तथा पोहनी है। पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां पूर्व दिशा में दिहांग गाज के आगे हिमालय पर्वत की श्रेणियां दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। ये पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तरी असम और भारत तथा म्यांमार की सीमा पर फैली हुई हैं। हिमालय के दर्रे, हिमालय पर्वत श्रेणी के आर पार आने जाने के लिए इसमें अनेक दर्रे विद्यमान हैं। हिमालय के अधिकांश दर्रों की औसत ऊंचाई 4800 से 5500 मीटर है। ट्रांस हिमालय की यानी ट्रांस हिमालय श्रेणी, तो ये महान हिमालय के उत्तर में तथा तिब्बत के दक्षिण में स्थित है। इसमें लद्दाख, जास्कर, कैलाश और काराकोरम पर्वत श्रेणियां सम्मिलित हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। हिमालय पर्वत तथा दक्षिणी प्रायद्वीप पठार के बीच सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों की निक्षेप क्रिया द्वारा निर्मित एक विशाल मैदान स्थित है, जिसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। भारत के उत्तरी भाग में स्थित होने के कारण इसमें उत्तरी भारत का मैदान भी, यानी इसे उत्तरी भारत का मैदान भी कहते हैं। उसके बाद आपका थर्ड हो जाता है उत्तर के मैदान। तो सिंध से लेकर असोम तक इस विशाल मैदान के उच्चावच में महत्वपूर्ण प्रादेशिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन विभिन्नताओं के आधार पर इस विशाल मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। सिंधु का मैदान, पंजाब एवं हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। प्रायद्वीपीय पठार, तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है।
इसका आधार दिल्ली एवं राजमहल पहाड़ियों के मध्य में उत्तरी मैदान की दक्षिणी सीमा तथा शीर्ष कन्याकुमारी है। तटीय मैदान तो दक्षिणी पठार के पूर्व तथा पश्चिम में 2 सक्रिय मैदान हैं, जिन्हें क्रमशः पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है ज्वार भाटा किसे कहते हैं। तो ज्वार भाटा वो विशिष्ट क्रिया है जिसमें सूर्य व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन समुद्र तल ऊपर उठता है, नीचे गिरता है। पानी के ऊपर उठने की क्रिया को ज्वार तथा नीचे गिरने की क्रिया को भाटा कहा जाता है। भारत में कौन कौन से द्वीप समूह है, तो लक्षद्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। और अब यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है नेक्स्ट, फसल पकने और काटने के अवसर पर देश में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम लिखिए। तो वैशाखी जो आपकी हो जाती है, मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, होली, ये सभी हो जाते हैं। प्रश्न है पठार और पर्वत में अंतर बताएं। तो पठारों की रचना या तो पृथ्वी की भूगर्भिक हलचलों के कारण समतल भूभाग के ऊपर उठ जाने से होती है अथवा उसके आसपास के भूभाग के नीचे धंस जाने से होती है। पठारों के उद्भव के साथ ही परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियां इनकी काटछाट प्रारंभ कर देती हैं, जिससे कालांतर के पठारों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। पर्वत ना तो उस श्रेणी अथवा उच्च स्थान को कहते हैं जिसके ढाल तीव्र हो तथा उसमें अपने समीपवर्ती क्षेत्र से इतना अधिक ऊंचा हो, कम से कम 300 मीटर की वो दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके तथा उसका शिखर क्षेत्र पठार की विपरीत संकुचित हो। पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं लिखिए। तो पृथ्वी के धरातल की आंतरिक शक्तियां जहां निरंतर विषम ढाल व विविध स्वरूप बनाती हैं, वही बाह्य शक्तियां अपक्षय व अपरदन के प्रभाव से ऊंचे भागों का निम्नीकरण कर एवं निचले भागों में जमाव कर निरंतर समतलीकरण की प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं। अतः भूतल को समतल बनाने में अपक्षय व अपरदन या निम्नीकरण प्रक्रिया का विशेष योगदान रहता है। अतः जिस प्रक्रिया के द्वारा या शक्तियों पर भूतल पर निरंतर काट-छाट रहती है उसे अनच्छादन कहते हैं। राष्ट्रीय गीत के इस अंश को पूरा लिखिए। वंदे मातरम सुजलाम और डैश डैश है शस्य श्यामलाम मातरम। तो राष्ट्रीय गीत हो जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना की, जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। ये गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत है। ये गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। इसका प्रथम पद इस प्रकार है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम शुभ ज्योतिषना पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमत द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिनीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। तो इस तरह से हो जाता है, तो आप इसको इस तरह से लिखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर से नीचे के रंगों का क्रम लिखिए। ऊपर से नीचे पूछ रहे हैं, देखिए क्वेश्चन को पहले समझ लिया कीजिए, उसके बाद उसमें आंसर किया कीजिए। तो ऊपर से नीचे क्या हो जाता है, तो सबसे ऊपर केसरिया होता है, मध्य में सफेद होता है, अंत में हरा होता है और बीच में क्या है, चक्र बना होता है। उसमें तीलियों की संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है ना। उसके बाद आपका हो जाता है ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली की तुलना कीजिए। तो बड़ा फर्क होता है भाई ग्रामीण और नगरीय जीवन शैली में। तो हम तुलना क्या करते हैं, यहाँ पे गांव और नगर के जीवन में अंतर है। गांव में अधिकतर लोग किसान हैं, वे खेती करते हैं। गांव के लोग अन्न तथा रुई पैदा करते हैं। इनमें लोगों के खाने पीने और पहनने की जरूरत पूरी होती है। गांव से अन्य वस्तुएं भी शहरों की ओर जाती हैं, जैसे दूध, अंडे, फल तथा सब्जियां। शहरों में अधिकतम लोग नौकरी करते हैं, वे व्यापार भी करते हैं। शहरों से भी बहुत सी वस्तुएं गांव को जाती हैं, जैसे कपड़े, साबुन, दिया सलाई, तेल, नमक, कॉपी, किताबें, साइकिलें आदि। इस तरह गांव और शहर के लोग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल भाई निर्भर करते हैं, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं जो किसान भाई उगाते हैं, है ना, फसलें हैं, तो बिना फसलें जो अनाज है, बिना अनाज के कोई नहीं रह सकता, है ना। और दूध है, अंडा है, फल, ये सभी चीज़ें भाई
ये ज़रूरत की हैं, इनको खाया जाता है ना, तो ये यूज़ में आती हैं, तो इनके बिना भी नहीं रह सकते। प्लस जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें हमारे काम आती हैं तो वो भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। वही चीज़ हो जाती है कि जैसे कहते नहीं कि हर इंसान एक दूसरे पर निर्भर है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। और कहने का मतलब ये भी होता है कोई कुल से ऊंचा या नीचा नहीं होता, क्योंकि कुल से ऊंचा नीचा इसलिए नहीं होता है कि भाई मान लीजिए आप बहुत ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं, ठीक है, लेकिन आप हैं चोर, तो आप ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फायदा है। लेकिन नीचे कुल में है लेकिन वो बहुत विद्वान है, बहुत अच्छे, बहुत सभ्य है, तो वो बंदा ऊंचा हुआ जिसने ऊंचे कुल में जन्म ना लेकर उसमें ऊंचाई कैसे है, अच्छी चीज़ों के लिए है ना। तो ये चीज़ होती है। और कहने का मतलब ये हो जाता है कि किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझना चाहिए, सभी को समान समझना चाहिए और सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बिना एक दूसरे के किसी का कोई वर्क हो पाता है, कोई भी वर्क एक दूसरे के बिना नहीं हो पाता। यही चीज़ ये हो जाती है कि गांव और शहरों में भाई अगर गांव के लोग फसल ना उगाएं और दूध और अंडे और ये सभी चीज़ें हमें भाई प्राप्त होती हैं, सब्जियां प्राप्त होती हैं, तो इनकी बदौलत। और जो शहरों के लोग हैं तो दिया सलाई, नमक, कॉफ़ी, ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो ये ज़रूरतों का सामान है, ये तो दोनों एक दूसरे पे निर्भर है, कोई किसी से कम नहीं है ना। नगरों में हमें कई प्रकार की सुविधाएं मिल जाती हैं। यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान को आने जाने के लिए टेम्पो, बस, शिक्षा के लिए बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज और बिजली से प्रकाशित सड़कें हैं। सामान खरीदने के लिए बाजार है। इसके विपरीत बहुत से गांवों में बिजली नहीं है, गांव में बड़े बड़े विद्यालय भी नहीं आता। ऊंची कक्षाओं में पढ़ने के लिए बच्चों को शहरों में भेजा जाता है। आबादी बढ़ने से गांव में खेती योग्य भूमि का तेजी से बंटवारा हो रहा है और हर किसान का खेत कम हो जाता है। उससे पैदा होने वाले फसल और आमदनी परिवार के लिए शहरों की आबादी से अधिक बढ़ रही है। सामान खरीदने के लिए बड़े बाजार है। इसके विपरीत बहुत से गांवों में बिजली नहीं है, गांव में बड़े बड़े विद्यालय भी नहीं है, तो ऊंची कक्षाओं में पढ़ने के लिए बच्चों को शहरों में जाना पड़ता है। और आपका हो जाता है आबादी बढ़ने से गांव में खेती योग्य भूमि का तेजी से बंटवारा हो रहा है। हर किसान का खेत कम होता जा रहा है। इससे पैदा होने वाली फसल और आमदनी परिवार के लिए कम होती जा रही है, तथा गांव के लोग आजीविका की तलाश शहरों में चले आते हैं। यानी भाई जो गांव के लोग होते हैं वो शहरों में अपनी रोजी रोटी के लिए चले आते हैं, क्योंकि वहाँ ज़मीन भी कम हो रही है, तो इसलिए उनको खेती के लिए इतनी जगह भी नहीं मिल पाती, यानी इतने खेत भी उनके पास नहीं है। तो अपनी उनको जीवन तो जीना ही है ना, तो आर्थिक स्थिति का उनको सामना करना पड़ता है, तो इसलिए उनको क्या करना होता है, शहरों की तरफ आना पड़ता है। यदि गांव और शहरों की आबादी को बढ़ने से ना रोका गया तो देशवासियों के लिए भोजन, मकान तथा वस्त्र की कमी पड़ जाएगी। भाई बिल्कुल पड़ जाएगी, क्योंकि जब कम चीज़ें हैं और ज़्यादा लोग हैं तो चीज़ों की कमी तो पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। ग्राम पंचायत के कार्ड लिखिए तो गांव और नगर के जीवन में अंतर है। गांव में अधिकतर लोग किसान हैं। हमारे देश में प्रत्येक 100 व्यक्ति में से लगभग 72 व्यक्ति गांव में रहते हैं। के मुख्य कार्य खेती, पशुपालन व छोटे छोटे काम धंधे हैं। कम से कम 1000 की आबादी पर एक गांव यानी एक ग्राम पंचायत होती है। जिन गांवों की आबादी 1000 से कम है वहाँ पास के अन्य छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। यानी एक ग्राम पंचायत अन्य मिले हुए सभी गांवों के लिए काम करती है। तो यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ग्राम पंचायत का गठन किस प्रकार होता है, ग्राम पंचायत का महत्व बताएं। तो गांव में रहने वाले लोगों के लिए कुल पंचायत समिति का सदस्य चुना जाता है। ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 1000, तो ग्राम पंचायत समिति की सदस्य संख्या 9, और ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 2000, तो ग्राम पंचायत समिति की सदस्य संख्या 11, और ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000, तो ग्राम पंचायत समिति की सदस्य संख्या 13, और ग्राम सभा की कुल जनसंख्या आपकी हो जाती है 3000। यहाँ पे आपकी देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3000 है, और यहाँ पे भी 3000 से अधिक है। तो जब अधिक होगी तो ग्राम पंचायत समिति की सदस्य संख्या 15 हो जाती है।
ठीक है। ग्राम पंचायत समिति का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को उस गांव का निवासी तथा भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उसकी कम से कम उम्र 21 वर्ष हो, वो पागल या दिवालिया ना हो, वो किसी न्यायालय द्वारा कोई सजा ना पाया हो। इसके अलावा 18 वर्ष के सभी स्त्री पुरुष मतदान के द्वारा ग्राम पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या 9 से 15 तक हो सकती है। ये संख्या उस ग्राम सभा की कुल जनसंख्या के आधार पर होती है। ग्राम पंचायत का महत्व, तो गांव से संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत के लिए किए जाते हैं। गांव के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को आसानी से ग्राम सभा में ही सुलझा लेते हैं, जिससे उनके समय, संपत्ति और संस्थानों की बचत होती है। ये सदस्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांवों से 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कानून के अनुसार ग्राम पंचायत में महिला तथा अनुसूचित जाति के सदस्यों का होना आवश्यक होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन और रह गए हैं आपके। ग्राम पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो आपका हो जाता है, ग्राम प्रधान का चुनाव मतदान द्वारा गांव के नागरिकों द्वारा होता है। ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों में से ही एक सदस्य को बहुमत से उप प्रधान के रूप में चुना जाता है। ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान ही उसके कार्यों को करता है। ग्राम प्रधान के लिए चुना जाता है। ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान के उसके कार्यों को करता है। ग्राम प्रधान, उप प्रधान तथा पंचायत समिति के सदस्य गांव की जनता द्वारा चुने जाते हैं और गांव की जनता की सुख सुविधा के लिए कार्य करते हैं। इन्हें जनता का प्रतिनिधित्व भी कहा जाता है। यदि कोई सदस्य ठीक से काम नहीं करता है तो पंचायत समिति से हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। विद्यालय के रख रखाव, निःशुल्क बालिका ड्रेस वितरण, छात्रवृत्ति विवरण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण तथा विद्यालय में दोपहर के भोजन यानी मिड डे मील की व्यवस्था उसकी देखरेख में होती है। सभी चीजें किसकी देखरेख में होती है? ग्राम प्रधान की देखरेख में होती हैं। क्षेत्र पंचायत के गठन पर प्रकाश डाले तथा उसके कार्यों की विवेचना कीजिए। क्षेत्र पंचायत विकास खंड के हर गांव में प्रधान का चुनाव होता है। 18 साल व उससे अधिक की उम्र के व्यक्ति ने वोट दिया। हर गांव में एक प्रधान तो चुना ही जाता है। क्षेत्र पंचायत के लिए सदस्य भी चुने गए। कुछ गांव में केवल कुछ गांव से केवल महिलाएं ही पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकती हैं। इन्हें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कहा जाता है। इस क्षेत्र में सांसद और विधायक भी क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं। और आपका हो जाता है, क्षेत्र पंचायत के सभी सदस्यों ने अपने बीच में एक पंचायत प्रमुख चुना जाता है। पंचायत प्रमुख पंचायत की बैठकों में सभा का संचालन करता है। उन्हें लोग ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। सभी पंचायत सदस्य आपस में विचार विमर्श करके एक प्रमुख व एक कनिष्ठ उप प्रमुख भी चुनते हैं। क्षेत्र पंचायत के सदस्य में कोई भी 21 साल से कम नहीं होता है, क्योंकि इससे कम उम्र का व्यक्ति पंचायत सदस्य नहीं बन सकता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाता है और आपको क्लासेस प्रोवाइड हो जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।